संसद में ड्रामेबाज बैठते हैं या डिलीवरी बाज। जिस संसद पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है वो खुद क्यों नहीं चल पाती। एसआईआर समेत तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती। क्या वंदे मातरम पर चर्चा हो पाएगी। सवालों पर सवाल जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। आज के शो में एक्सपर्ट्स के जरिए लोकतंत्र से जुड़े, देश की संसद से जुड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे विपक्ष, इन सब से जो सवाल उठ रहे हैं उन सब के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया और एसआईआर पर विपक्ष ने क्या हंगामा किया और आखिर में सरकार ने क्या दिलासा देने की कोशिश की। ये पूरा विवाद किस दिशा में जा रहा है इसका भी जिक्र करेंगे और अपने जनप्रतिनिधियों से, अपनी सरकार से एक बेसिक सवाल पूछेंगे। लाल किला कार ब्लास्ट की जांच बिहार के खगड़िया तक कैसे पहुंची। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर के बाद कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की खबरों पर संसद में कैसी मोहर लगी और रुपया अपने सबसे बुरे हाल में क्यों पहुंच गया, इसकी भी खबर लेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. तारीख 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, जगह संसद परिसर और मौका संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत और सुबह का वक्त। संसदीय परिपाटी पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए, लोकतंत्र में विचार विमर्श के महत्व पर ब्रीफ सी चर्चा की और फिर विपक्ष पर हमलावर हुए। सीधे शब्दों में नहीं लेकिन घुमा फिराकर उन पर ही संसद का टाइम बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और कहा इस बार ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। संसद को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का अड्डा न बनाए विपक्ष। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सदन चलाने का ठीकरा और जिम्मेदारी विपक्ष के हवाले कर दी और विपक्ष उद्वेलित होते हुए क्या बोला, हम एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि ये ड्रामा है। असल ड्रामेबाज तो खुद प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का बोर्ड बनाएं। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो, लेकिन सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया, फिर दोहराते हैं। ये जो शीतकालीन संसद सत्र है, ये अवधि के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटे सेशंस में से एक है। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में दोनों सदनों में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में 15-15 बैठकें होना प्रस्तावित है। तय एजेंडा के मुताबिक विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए 25% हिस्सा वक्त का दिया गया है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि वो अपने सबसे जरूरी मुद्दों पर जोरदार तरीके से सरकार को घेर सके और इसमें उनके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले इसी आशय की खबरें भी छपी। 30 नवंबर को हुई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने अपना एजेंडा सामने रखा। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वस्ति नहीं दी गई, सिर्फ इतना कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करवा रहा है
और ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर इस पर चर्चा होगी तो आयोग का पक्ष कौन रखेगा? सरकार तो नहीं रख सकती। इधर विपक्ष का कहना है कि एसआईआर भारतीय लोकतंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इस पर संसद में ही चर्चा नहीं हो पाएगी तो कहां होगी? संसद के बाहर बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री खुलकर बोलते हैं। कई बार उनकी और चुनाव आयोग की दलीलों में कोई फर्क नहीं दिखता। यानी कुल यक्ष प्रश्न कुछ खड़े हुए हैं कि क्या संसद के अंदर सच में एसआईआर पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो किस तरह? चुनाव आयोग का पक्ष कौन रखेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में संसद के लोग इन्वॉल्व होते हैं। चुनावों से जुड़े कई नियम कानून संसद में बनते हैं, तो फिर आयोग की जवाबदेही कहां तय होगी भी या नहीं? इन सवालों के जवाब हम शो में आगे खोजेंगे। पहले उन अपडेट्स की बात करते हैं जिनकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे प्रश्नकाल के साथ लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ आगे बढ़ती कार्रवाई उससे पहले ही विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगा। सांसद तख्तियां लेकर वेल में आ गए। ट्रेजरी बेंच पर बैठे मंत्रीगण हंगामा देखते रहे और फिर सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन जब दोबारा बैठा तो पहले से तय बिल पेश किए जाने लगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर जीएसटी विधेयक, सेंट्रल एक्साइज विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक पेश किया। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से आज के अपने आर्थिक मामलों के शो खर्चा पानी में बताया है। जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। संसद में दिन भर क्या हुआ ये जानकारी देने वाला हमारा शो है संसद में आज, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जरूर देखें ये शो। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री अपनी धुन में थी और विपक्ष अपनी धुन में। नारेबाजियों और मुखामुखम के रूप में दोनों धुनों का टकराव हुआ। नतीजा, सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी लोकसभा में कोई ढंग का काम नहीं हो पाया। उधर राज्यसभा में स्थिति कुछ बेहतर रही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का बतौर सभापति राज्यसभा में पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। फिर राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनका स्वागत किया और इसके बहाने कुछ तंज भी कसे गए। मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिल पाने पर दुख जताया। इस पर ट्रेजरी बेंच पर बैठे माननीय उखड़ भी गए। थोड़े शोर शराबे के बीच स्थिति कुछ बेहतर होती दिखी। राज्यसभा के तमाम सदस्यों ने एक एक करके सभापति का स्वागत किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत है कि सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले, जमीन पर रहकर काम करने वाले व्यक्ति सीपी राधाकृष्णन आज इस पद पर काबिज हैं। विपक्षी सदस्यों ने याद दिलाया कि सभापति होने के नाते अब ये सीपी राधाकृष्णन की जिम्मेदारी है कि सदन निष्पक्ष तरीके से चले। इसी के साथ विपक्ष ने एक बार फिर से एसआईआर पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया आई पहले की तरह नहीं। इस बार बोले कि ऐसा नहीं कि सरकार एसआईआर पर चर्चा से दूर हट रही, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आज ही हो तो ये मुश्किल है। The matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that okay, you can enlarge the topic of discussion, you can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय और तारीख तय करने की बात उठाई तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विपक्ष के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा था कि इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब मुकर रहे हैं। इन सब के बीच राज्यसभा की कार्रवाई 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिर कुछ सूत्रनुमा खबरें आई। मसलन मोदी सरकार एक बेहद जरूरी मुद्दे पर संसद में चर्चा कराना चाहती है। मुद्दा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 बरस। हम कई बार दर्शकों को बता चुके हैं कि वंदे मातरम गीत को साल 2025 में 150 बरस पूरे हो गए और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी लीडरशिप कांग्रेस पर हमलावर है। पार्टी पर अतीत में राष्ट्रीय गीत के एक स्टैंजा को हटाने और इसके जरिए सांप्रदायिक तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए। जवाब में कांग्रेस ने कहा इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अप्रूव किया और कांग्रेस इस गीत को परचम की तरह लेकर आगे बढ़ी। अब अपडेट यह है कि 4 या 5 दिसंबर को कुल 10 घंटे तक इस पर चर्चा हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की इच्छा जताई थी और सिर्फ इस कमेटी में ही नहीं, शीतकालीन सत्र शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही इस तरह की खबरें आने लगी थी। यानी एसआईआर की काट में वंदे मातरम। ये था आज के दिन का हिसाब। अब बारी उन सवालों के जवाब जानने की जो शो की शुरुआत में हमने उठाए कि क्या एसआईआर पर संसद में चर्चा संभव है और अगर हाँ
तो किस फॉर्मेट में होगी, आयोग की जवाबदेही कैसे तय होगी, क्योंकि मामला लगातार पेचीदा बताया जा रहा है। मसलन ये बात किसी से नहीं छिपी कि बीएलओज पर काम का बोझ बढ़ा है। कई राज्यों में उनकी जान गई। हालांकि बहुत सारी मौतों को सीधे तौर पर एसआईआर के कामकाज से लिंक नहीं किया जा सकता, लेकिन कई बीएलओज ने अपनी मौत के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया। ये भी एक सत्य है। कई राज्यों से ये याचिकाएं भी डाली गई हैं जिनमें एसआईआर से मैंडेटरी ड्यूटी हटाने की बात कही गई। विपक्ष शासित राज्यों से बीएलओज की प्रोटेस्ट की खबरें भी आई और एक अहम सवाल असम का भी, जहां एसआईआर नहीं हो रहा। इस लॉजिक पर सवाल उठाती एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है। हालांकि असम के सवाल पर एक तर्क ये भी है कि यहाँ पर एनआरसी हो चुका है और अभी उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। अब सुनते हैं विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस पर। ऑपरेशनल इश्यूज के बारे में संसद में चर्चा हो, इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर बुनियादी कुछ प्रश्न हैं रिवीजन के मुतल्लिक या कानून संबंधी प्रश्न हैं तो उनकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं उसके अंदर जैसे पार्लियामेंट एक संवैधानिक संस्था है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी है और सब संस्थाएं एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं। लेकिन पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है वो लेजिस्लेशन करना है और जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनकी समीक्षा करना है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ एक पहलू है तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रावधान को या जो रूल्स बने हैं उसके तहत उनकी प्रक्रिया पे कोई सवाल उठाए जाते हैं तो संसद में चर्चा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। बड़ी खबर के आखिर में हम आपसे एक जरूरी बात और कहते हैं। आपने देखा कि कैसे आज का संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ, चर्चा ढंग से नहीं हुई। पिछले कुछ सत्रों पर नजर डालें तो सूरत हाल ऐसा ही है। पिछले मॉनसून सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 29% रही, राज्यसभा की 34%। पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिसर्च बताती है कि प्रोडक्टिविटी के मामले में संसद के सत्र लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों की इनकी गुणवत्ता देखें तो लेवल 60 से 65% के बीच है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं, प्रोडक्टिविटी चाहिए, लेकिन ये कौन सुनिश्चित करेगा? क्या संसद सिर्फ स्थगन का रिकॉर्ड बनाने के लिए है या फिर वक्त आ गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तय करें कि उन्हें जिस काम के लिए लोगों ने लोकतंत्र के इस मंदिर में भेजा है वहां वही हो, और इसमें भी जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि उनका संख्या बल भी ज्यादा है और उनकी वैधानिक शक्तियां भी। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, विपक्ष के साथ कॉमन ग्राउंड तलाशे। चर्चाएं किन विषयों पर हो सकती हैं, किन तारीखों को हो सकती हैं, एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कशन हुए उन्हें पुख्ता ढंग से विपक्ष और देश के सामने रखे। अब सुर्खियों की बारी। लाल किला कार ब्लास्ट को 20 दिन बीत चुके। एजेंसी की कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। छापेमारी और गिरफ्तारी का दायरा कश्मीर और लखनऊ से निकलकर और राज्यों में पहुंचा, मसलन बिहार के खगड़िया। मकसद अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की साजिश की जांच करना। मौलवी इरफान, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजफ्फर और जासिर, एनआईए की टीम ने कश्मीर में इनके घरों की तलाशी ली। एनआईए की एक टीम ने लखनऊ के कैसरबाग में आरोपी शाहीन के घर पर छापा मारा। तलाशी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स मिले जिन्हें कब्जे में लिया गया। एक छापेमारी बिहार के खगड़िया के सैदपुर गांव में हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जहां छापेमारी हुई वो एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर अब्दुल हादी का घर है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर जानकारी देने से मना किया। हादी का कहना है कि वो सदमे में है, समझ नहीं आ रहा कि एजेंसी उनके घर क्यों आई। उन संभावित मॉड्यूल्स और कॉन्टैक्ट की तलाश चल रही है जिनका नेटवर्क बिहार तक फैला हो सकता है। एक अपडेट अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी है। संस्थान के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने यूनिवर्सिटी को एक नोटिस जारी किया और पूछा कि उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए। आयोग 4 दिसंबर को इस विषय पर अगली सुनवाई करेगा। जीपीएस स्पूफिंग की खबरें, आज संसद में भी इनका जिक्र हुआ। केंद्र सरकार ने माना कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट से जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं आई। इसके चलते सैटेलाइट से चलने वाले नेविगेशन में दिक्कत आती है और उसका असर फ्लाइट के संचालन पर पड़ता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में बताया कि जब भी सैटेलाइट नेविगेशन में दिक्कत आती है
तब न्यूनतम ऑपरेटिंग नेटवर्क हरकत में आता है, जो कि पारंपरिक नेविगेशन और सर्विलांस पर चलता है। ये उड़ानों को सुरक्षित रूप से संचालित करने में सक्षम है। सरकार का कहना है कि निगरानी और तकनीकी जांच को और मजबूत किया गया है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवाओं के संचालन में दिक्कत देखने को मिली थी। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर करीब 800 उड़ानें प्रभावित हुई थी। केंद्र में आया था एक शब्द जीपीएस स्पूफिंग, जो एक तरह का साइबर हमला है जिसमें अटैकर नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं। इससे किसी भी जीपीएस से संचालित डिवाइस गलत लोकेशन या गलत डेटा दिखाने लगती है। फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम को गलत पोजीशन, गलत अलर्ट या गलत ट्रेन वार्निंग भी मिलती है, जिससे वो अपनी असली दिशा से भटक जाती है। इस स्पूफिंग से फ्लाइट किस तरह प्रभावित हुई और किस तरह की दिक्कतें आई, इसका पूरा तिया पांचा हमने 7 नवंबर के शो में विस्तार से बताया था। अगर आपकी दिलचस्पी है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक दे रहे हैं। बात अब रुपए की, जो लगातार ढुलकते ढुलकते डॉलर की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिए उस बयान की चर्चा होने लगी जब वो इसके गिरने पर तंज कसा करते थे और कांग्रेस को घेरते थे। ऑल टाइम लो है रुपया। डॉलर के मुकाबले ये 89.79 पर पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि दिन बीतने के साथ गिरावट में कुछ कमी आई और 89.53 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया क्यों गिर रहा है, वजहें क्या बताई जा रही? न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर में मजबूती, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से रुपए पर दबाव पड़ा। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेश से खरीदता है और पेमेंट डॉलर में होता है, और इसके लिए भारत को पहले के मुकाबले अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये एक वजह है। दूसरी, इस तरह कई आयातक अपना सामान विदेश से मंगाते हैं और वो भी डॉलर के जरिए, जैसे कि सोने के व्यापारी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने का भुगतान डॉलर में होता है और इसके चलते कारोबारियों की बढ़ती मांग भी रुपए में गिरावट की एक वजह है। इसके अलावा कंपनियों और केंद्र सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाना होता है वे भी डॉलर में चुकाए जाते हैं और इससे भी मांग बढ़ गई है। एक और बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बड़े पैमाने पर डॉलर खरीद रहे हैं। जब ये भारतीय शेयर बेचकर अपना पैसा वापस विदेश ले जाते हैं और डॉलर खरीदते हैं, इससे रुपए की वैल्यू गिरती है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार घेरे में आती है, क्योंकि उनका लगातार ये दावा है कि निवेशकों के लिए भारत बेहतर हुआ है, और ये एक राजनीतिक मुद्दा तो खुद उन्हीं का बनाया है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। केंद्र की मोदी सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। कल यानी 2 दिसंबर को इस संबंध में ऑफर फॉर सेल जारी किया जाएगा। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करें तो सरकार को करीब 2600 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है इस कदम के बाद। अभी केंद्र सरकार के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 80% हिस्सेदारी है। इसमें से 6% कम होने के बाद भी बैंक में सरकार की मिनिमम पब्लिक हिस्सेदारी बची रहेगी, क्योंकि इसके लिए मिनिमम आंकड़ा 25% होना चाहिए, जो कि हो जाएगा। पब्लिक शेयर होल्डिंग बची रहेगी। हालांकि यहाँ पे 2 पक्ष हैं। एक पक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं या जितने भी सरकारी संसाधन हैं उन सबको प्राइवेट हाथों बेच देगी, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से काम में एफिशिएंसी आती है। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, पर्यावरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अभी भी कुछ ठोस ऐलान नहीं कर पाई हैं। सिर्फ सूत्रों के हवाले से मीटिंग्स और गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। AQI जस का तस है। शुभ रात्रि।